क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया पर असली राज्य करने वाले ना तो राजनेता हैं और ना ही अरबपति, बल्कि वो परिवार हैं जिनके नाम आपने कभी सुने भी नहीं। फैमिलीज कभी भी हेडलाइंस में नहीं आती और ना ही कभी अरबपतियों की लिस्ट में। लेकिन इनके पास है वो ताकत जो ग्लोबल बैंकों को नियंत्रित करती है, तेल के भंडारों पर कब्जा रखती है और यहां तक कि सरकारों को भी इशारों पर नचाती है। ये छिपी हुई ताकतें सदियों से पर्दे के पीछे इतिहास गढ़ती आ रही हैं। युद्धों को फंड करना, आर्थिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना और तय करना कि कौन ऊंचाई पर पहुंचेगा और कौन गुमनामी में डूब जाएगा। तो सवाल उठता है, आखिर ये लोग हैं कौन और हमसे क्या छिपाया जा रहा है? सच आपके सोचने से कहीं ज्यादा डार्क और डेंजरस है। पिछले 200 सालों से रॉथचाइल्ड फैमिली यूरोप और अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और बैंकिंग एम्पायर्स पर राज करती आई है और यहां तक कि इस फैमिली ने हिस्ट्री में हुए युद्धों को भी प्रभावित किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी दौलत के बावजूद आप उन्हें किसी अमीरों की लिस्ट में नहीं देखते। लेकिन ये फैमिली शुरू से इतनी ताकतवर और अमीर नहीं थी। चलिए जानते हैं जर्मनी की एक गंदी सी बस्ती से निकले इस अरबपति फैमिली की कहानी। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है 23 फरवरी 1744 को, जब फ्रैंकफर्ट जर्मनी की एक जूइस फैमिली में मेयर एमसेल रॉथस्चाइल्ड का जन्म होता है। उस समय यूरोपियन सिविलाइजेशन में पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर माना जाता था, जिसके शिकार होते थे जूइस लोग, क्योंकि वहां पर एक परसेप्शन बन चुका था कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते वो सभी लोग सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जिसकी वजह से मेयर एमसेल रॉथस्चाइल्ड अपने परिवार के 30 लोगों के साथ जुडन गैस नामक एक छोटी सी गली के अंदर एक 11 फीट चौड़े घर में रहा करते थे। मेयर एमसेल के पिता एमसेल मजस रॉथस्चाइल्ड गुड्स ट्रेडिंग और करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस किया करते थे। लेकिन साल 77-55 में स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक की वजह से एमसेल मोसेस रॉथस्चाइल्ड का निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 44 साल की थी और पिता की निधन के एक साल बाद उनकी मां ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस समय मेयर रॉथस्चाइल्ड की उम्र मात्र 12 साल की थी और वो यशिवा नाम के एक ट्रेडिशनल जूई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे। लेकिन पेरेंट्स के मौत के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब वह अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगे थे। कुछ समय बाद इनके रिलेटिव्स ने इन्हें जर्मनी के एक दूसरे शहर हनोवर में भेज दिया था, ताकि वहां एक बैंकिंग हाउस सीमन वल्फ ओपेनहाइमर में काम करके यह अपना खुद का खर्च उठा सके। एक 12 साल के बच्चे के लिए यह वक्त बहुत ही स्ट्रगलिंग था, लेकिन यही जॉब इनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई। जहां लगभग 6 साल काम करने के बाद मेयर अपने भाइयों के पास फ्रैंकफर्ट वापस लौटने का फैसला करते हैं और 1763 में 19 की उम्र में अपने शहर वापस लौट जाते हैं और यहां आकर इन्होंने रेयर कॉइन में डील करना शुरू कर दिया था। अगर आपको रेयर कॉइन के बारे में नहीं पता, तो रेयर कॉइन्स मतलब हिस्टोरिकल एंड वेरी ओल्ड कॉइन्स जो लुप्त होने की कगार पर होते हैं और रेयर होने की वजह से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसमें उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा और देखते ही देखते ये यूरोप की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली के साथ काम करने लगे और ये क्राउन प्रिंस विल्हेम ऑफ हेस के भरोसेमंद लोगों में से एक बन गए थे। इन दोनों के बीच एक अच्छा व्यापारिक संबंध बन चुका था, जिससे मेयर उनकी सारी वेल्थ और फाइनेंस को भी मैनेज करने लगे। इसी दौरान मेयर ने एक छोटी सी स्ट्रेटजी से अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा लिया था। वो स्ट्रेटजी थी गोल्ड खरीदना। दरअसल होता कुछ यूं था कि जब भी प्रिंस सोना खरीदने के बारे में विचार करते थे, तो मेयर ऑलरेडी खूब सारा सोना खरीद कर बैठ जाते थे। बाद में जब मार्केट में यह खबर पहुंचती थी कि प्रिंस बड़े अमाउंट में गोल्ड खरीदने वाले हैं, तो अचानक से उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था और उसी वक्त मेयर अपने सोने को बेचकर खूब सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। मेयर रॉथचाइल्ड का यह बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ा और उनके पास अब काफी पैसे भी जमा हो चुके थे, जिसके बाद किसी ने उन्हें आइडिया दिया कि आप इन पैसों को ब्याज पर क्यों नहीं देते, इसके बदले में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह आइडिया मेयर रॉथस्चाइल्ड को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने लोगों को उधार देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उनसे उधार लेने वाले
कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बल्कि यह राजा महाराजा और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे। इस तरह से शुरुआत हुई एकन बैंकिंग सिस्टम की। 1760 में मेयर ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली बैंकिंग साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मेयर ने इस व्यापार को दुनिया के दूसरे देशों में फैलाने का सोचा, जिसके लिए इन्होंने अपने बेटों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया। मेयर का पहला बच्चा एशेल फ्रैंकफर्ट में ही रुक जाता है। वहीं उन्होंने दूसरे बच्चे सोलोमन को वियना भेज दिया। तीसरा बेटा नेथन रॉड्स, जो कि पांचों बेटों में से सबसे ज्यादा चालाक था, जिसने 1815 में सिर्फ 17 सालों के अंदर अपने पिता से मिली वेल्थ को 2500 गुना बढ़ा दिया था। और वही चौथे बच्चे कार्ल को नेपल्स और पांचवें बच्चे जैकब को पेरिस में भेजा, जिसकी मदद से मेयर ने बैंकों का एक नेटवर्क बनाया। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस फैमिली ने युद्धों को भी प्रभावित किया है। 1792 से लेकर 1115 तक इंग्लैंड सहित पूरा यूरोप एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जंग लड़ रहा था। अपने फायदे के लिए रॉथचाइल्ड ने इस वॉर को बखूबी इस्तेमाल किया। वो गवर्नमेंट्स को हाई इंटरेस्ट पर फंडिंग करने लगे ताकि वह युद्ध के लिए हथियार या बाकी की जरूरी चीजें खरीद सके। साल 1815 में अकेले रॉथचाइल्ड ने ब्रिटेन को 99.8 मिलियन पाउंड का लोन दिया था। इस तरह सिर्फ 17 सालों में इन्होंने अपनी वेल्थ को 2500 गुना तक बढ़ा लिया था। नंबर्स की बात करें तो मेयर ने नेथन को 20,000 पाउंड्स का स्टेक दिया था, जिसे बढ़ाकर इन्होंने 5 करोड़ पाउंड्स कर दिया था। 19वीं सेंचुरी तक रॉथचाइल्ड ने अपने बैंकिंग सिस्टम को पूरे यूरोप में फैला लिया था। उसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि पूरे यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है। अब इनके पास पैसे तो पहले से ही थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हर तरह के सेक्टर्स में अपने कारोबार को बढ़ाते जाएं। इन्होंने देखा कि ऑयल इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइनिंग जैसे बिजनेसेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए इन्होंने इन सेक्टर्स में भी पैसे डालने शुरू कर दिए। इन्होंने अजरबैजान में मौजूद दुनिया के पहले तेल के कुएं में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। साथ ही यूरोप की रेलवे लाइन में भी फंडिंग करी। पूरे यूरोप में जगह जगह पोर्ट्स बनाए और कई देशों की गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम करने लगे। इसी तरह के बिजनेसेस, कनेक्शंस और स्ट्रेटजी की वजह से ये पिछले 200 सालों से यूरोप को कंट्रोल कर रहे हैं। आज इनके परिवार में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से इलोन मस्क, मुकेश अंबानी या वरुण बफेट जैसे बिलियनर्स हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उस तरह इनमें से कोई भी नजर नहीं आता। अगर आपको लगता है कि रॉथचाइल्ड फैमिली ने गलत तरीकों से इतना ज्यादा वेल्थ हासिल किया है, तो शायद आप अभी रॉकेफेलर फैमिली के बारे में नहीं जानते। अगर हम लेट 1800 में जाते हैं तो उस समय के लीडिंग न्यूज़पेपर के सामने एक हेडलाइन आती है और हेडलाइन में लिखा रहता है, दिस इज द मोस्ट क्रूअल बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये इंसान किस तरह का बिजनेसमैन था। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1939 में, जहां गरीबी में जन्म लेते हैं जॉन डी रॉकफेलर, जिनके पिता विलियम रॉकफेलर एक कॉनमैन थे, यानी लोगों को वह बेवकूफ बनाते थे। डॉक्टर ना होने के बावजूद वह खुद को डॉक्टर कहते, लोगों को फर्जी दवाइयां बेचते और यह तक कह देते कि मेरी दवाइयां तुम्हारी कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक कर सकती हैं, और इससे वह बहुत पैसे कमाते। जॉन के डैड ने जॉन और उसकी मदर को बिना बताए दूसरी शादी की हुई थी, और इस कारण की वजह से वह कई महीनों तक घर नहीं आते, जिसकी वजह से जॉन और उनकी फैमिली के पास बहुत बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। यहां तक कि जॉन के फादर के ऊपर एक लड़की को रेप करने का भी एलिगेशन था। पूरे गांव में जॉन और उनकी फैमिली की इतनी बदनामी हुई कि 14 साल की उम्र में जॉन को अपना गांव, घर और पढ़ाई सब कुछ छोड़ के क्लेवरलैंड में शिफ्ट होना पड़ा था। और 26 सितंबर 1985 को एक जॉब मिलती है। यहां जॉन की महीने की सैलरी सिर्फ 250 थी, लेकिन जॉब ने उस जॉब से काफी अच्छी रेपुटेशन बना ली थी। लोग महज 18 साल के बच्चे को भी मिस्टर रॉकफेलर के नाम से बुलाने लगे थे। लोगों को जॉन पर इतना ट्रस्ट हो गया था कि उन्होंने उसको लोन तक दे दिया।
जॉन ने लोगों की फंडिंग और अपनी सेविंग से अपने एक दोस्त क्लार्क के साथ मिलकर अपनी पहली ट्रेडिंग कंपनी खोली, जिसका नाम था क्लार्क एंड रॉकफेलर। यहाँ वह चीज़ों को खरीदते और बेचते जिससे उन्हें हर बार कमीशन मिलती। 1861 में अमेरिका में जब सिविल वॉर शुरू हुई तो चीज़ों के दाम और कमीशन दोनों बढ़ गए और जॉन ने अपनी कंपनी से सिर्फ कमीशन से इस साल 4 करोड़ 50 लाख कमाए। और इन सब के बीच जॉन की मुलाकात सैमुअल एंड्रू से हुई, जिनकी ओनेल की रिफाइनरी में उन्होंने $4000 इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ जॉन और सैमुअल को एक ऐसा सीक्रेट मिला जिसने उन्हें रातों रात अमीर बना दिया। एक्चुअली हुआ यह था कि उस वक्त बिजली का आविष्कार तो हुआ नहीं था, इसलिए लोग तेल का इस्तेमाल करके लैंप जलाते थे और यह तेल व्हेल्स को मारने के बाद उसके फैट से निकाला जाता था। अब व्हेल्स को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए लोगों के प्रॉफिट्स कम हो रहे थे। तभी इन दोनों को पता चला कि अमेरिका में रिसेंटली तेल के कुएं डिस्कवर हुए हैं और व्हेल्स के फैट की जगह इस तेल से भी लैंप जलाए जा सकते हैं। साथ में जॉन और एंड्रूज को यह भी पता चला कि कुएं से निकालने वाले क्रूड ऑयल में अगर वह सल्फ्यूरिक एसिड मिला दें तो वह केरोसिन ऑयल में बदल जाता है, जो कि क्रूड ऑयल से ज्यादा रोशनी देता है और ज्यादा टाइम तक जलता है। इस नए केरोसिन ऑयल की डिमांड मार्केट में इतनी बढ़ गई कि इसे बेच के जॉन को कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुए, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो पूरे तरीके से सिर्फ ऑयल बिजनेस ही करेंगे। लेकिन ऑयल इंडस्ट्री में कई सारे लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे और जॉन को पता चला कि अगर उन्हें इस इंडस्ट्री में बड़ा बनना है तो उन्हें अपने कंपटीशन का बिजनेस पूरे तरीके से खत्म करना होगा। जॉन ने इसके लिए उन्होंने एक रुथलेस बिजनेस पार्टनर खोजा, जो कि जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इस पार्टनर का नाम था हेनरी फ्लैग, जिन्होंने दुश्मनों को बर्बाद करना जॉन को भी सिखा दिया। हेनरी के साथ मिलकर जॉन ने कई बिजनेस बर्बाद की, लोगों को बैंकरप्ट कर दिया और यहां तक कि कई लोगों ने अपना बिजनेस खत्म होने की वजह से खुद की जान ले ली। 10 जनवरी 1970 को जॉन ने सैमुअल एंड्रूज और हेनरी के साथ मिलकर एक नई कंपनी खोली, जिसका नाम द स्टैंडर्ड ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि फ्यूचर में जाके बहुत बड़ी कंपनी बनी। और उन्होंने अपने कंपटीशन खत्म करने के लिए कई पैतरे अपनाए, जिसमें से सबसे बड़ा कदम उन्होंने 1862 उठाया, जब उन्होंने ऑयल का रेट इतना कम कर दिया जिसकी वजह से बाकी कंपनीज अपने तेल का प्राइस इतना सस्ता नहीं कर पाई और सिर्फ 4 कंपटीटर्स को छोड़कर बाकी सारी कंपनीज बंद हो गईं। इस इंसिडेंट को आज भी लोग क्लीवलैंड मैसेकर के नाम से जानते हैं। लेकिन जॉन यहां भी नहीं रुके, उन्होंने बाकी 4 कंपनियों को भी अपनी ही कंपनी में मिला लिया, जिसकी वजह से जॉन अमेरिका के 90% तेल को कंट्रोल कर रहे थे और अपनी मर्जी से वह तेल के प्राइस कभी भी बढ़ा देते। लेकिन जॉन सिर्फ ऑयल तक ही नहीं रुके, वह रेलवेज और स्टील तीनों इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहे थे। जॉन अब दुनिया के पहले बिलियनियर बन चुके थे और पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा अमीर कोई भी नहीं था, लेकिन अब तक उनके बहुत से दुश्मन बन चुके थे। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में एक आर्टिकल का जिक्र किया था। वो आर्टिकल इनमें से ही एक दुश्मन, जिसका नाम था ईडा बेल, जो कि एक रिपोर्टर थी, उन्होंने एक के बाद एक 19 आर्टिकल्स छापे और जॉन को अपनी न्यूज़पेपर में एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। ईडा और जॉन की दुश्मनी पर्सनल थी। ईडा वह एक ऑनियल रिफाइनर की बेटी थी, जिसके पिता सालों पहले जॉन की वजह से बैंकरप्ट हो चुके थे और पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली थी। लेकिन 1911 में यूएस गवर्नमेंट ने रॉकफेलर की जो स्टैंडर्ड ऑनियल कंपनी थी उसको 34 टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर आप रॉकफेलर फैमिली के ऊपर फुल और डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। जहां रोथस्चिल्ड और रॉकफेलर्स ने बैंकिंग और उद्योग के माध्यम से अपने साम्राज्यों का निर्माण किया, वहीं हाउस ऑफ सऊद पृथ्वी पर मौजूद सबसे शक्तिशाली संसाधनों में से एक तेल के साथ मॉडर्न टूरिज्म को ही नियंत्रित किया है। यह सब 18वीं शताब्दी में दिरियाह नाम के एक छोटे से मरुद्यान शहर में शुरू हुआ। सऊद परिवार, जो सऊदी अरब पर राज करता है, वह दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। उनके पास 260 अरब बैरल तेल का भंडार है। यह इतनी दौलत है कि यह पूरी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती है।
लेकिन उनकी ताकत सिर्फ तेल तक नहीं, उनके पास वैश्विक राजनीति, बड़ी कंपनियों और यहां तक कि सिलिकॉन वैली से भी गहरे कनेक्शन हैं। क्या आप जानते हैं, सऊदी रॉयल फैमिली ने गूगल, उबर और ट्विटर जैसी टेक कंपनियों में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उनका हमारे ऑनलाइन कंटेंट पर भी नियंत्रण है? अगर आप सऊदी के ऊपर फुल डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर ये परिवार सदियों से धन और सत्ता को कंट्रोल करते आए हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया को कौन चला रहा है, बल्कि ये है कि अब क्या होने वाला है। युद्ध, आर्थिक संकट या फिर एक नई वर्ल्ड ऑर्डर। और सबसे बड़ा रहस्य ये है, क्या ऐसे भी परिवार हैं जो इन सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, जिनके बारे में हमें अब तक कुछ पता ही नहीं चला? दुनिया के असली शासक शायद आज भी शैडोज में छुपे हुए हैं। इल्यूमिनाटी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन सवाल यह है, क्या ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये भी एक ऐसे अरबपति परिवार का ही हिस्सा है? अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर आप इल्यूमिनाटी पर एक फुल डीप डाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो अब सवाल आपसे है, क्या वाकई ये बिलियनर फैमिलीज दुनिया की सत्ता अपने हाथों में लिए बैठे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी बड़ा खेल चल रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही माइंड ब्लोइंग सच्चाइयों के लिए तैयार हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।